देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स में प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसको बोलते हैं पीजीबीपी। यानी कि जो लोग बिजनेस में हैं या प्रोफेशन में हैं, उनकी इनकम कैसे निकलेगी और कितना चलना होगा, क्या करना होगा, उस सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग आज। इस चैप्टर का नाम हम लोग क्या है? पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब सबसे पहले हम क्या बताते हैं आपको, क्या है इसका फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या बनाया गया है, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, कितना कितना इस चैप्टर में कवरेज है, क्या क्या चीज हम लोग, कितने प्रोविजन हमको पढ़ने हैं, और कैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस वालों की और प्रोफेशन वालों की इनकम कैसे डिसाइड की जाएगी, कितनी डिसाइड की जाएगी, और उनकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। ये सब बातें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, ये फ्रेमवर्क तैयार कर ले, हम लोग ओवरव्यू देख ले हम लोग कि क्या इस चैप्टर में कितना करना है। तो आपको पढ़ने स्टार्टिंग है तो सेक्शन 28 में आपको कवर करना है इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। चार्जेबिलिटी जो है सेक्शन 28 में यहाँ से बताई जाएगी आपको। उसके बाद फिर आपको पढ़ना है सेक्शन 43(5), जिसमें आपको स्पेसिफिकेशन टर्म्स क्या क्या होते हैं ये सिखा पढ़ना होगा हम लोगों को। अभी अभी एक साथ पढ़ देख रहे हैं क्या करना है, फिर उसके बाद डिटेल भी हम लोग करेंगे अलग से। फिर सेक्शन 145 में क्या करना है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग करनी है कि अकाउंटिंग कैसे होगी। अभी सिखाया ना मैंने आपको, अलाउड मेथड, डिसअलाउड मेथड, बहुत सारे मेथड्स में होंगे, वो करना होगा। फिर 145A में हम लोगों को पढ़ना होगा मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन सर्टेन केसेस, अलग अलग केसेस में कैसे अकाउंटिंग की जाएगी। फिर सेक्शन 145B में हम लोग कवर करेंगे सॉरी टैक्सेबिलिटी ऑफ सर्टेन इनकम। एंड फिर उसके बाद सेक्शन 30 से लेकर 37 तक हम लोग को मिलता है एडमिजिबल डिडक्शन। ये कौन कौन से डिडक्शन जो बिजनेस में अलाउड हैं, यानी यूं कह लीजिए कि अलाउड एक्सपेंसेस जो बिजनेस के लिए अलाउड होते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन हुआ, रेंट हुआ, ऑफिशियल एक्सपेंसेस हुए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, जो भी स्टाफ की सैलरी हुई, जो जो ऑफिस खर्चे होते हैं, बिजनेस रन करने खर्चे होते हैं, वो सब क्या क्या आपको एडमिजिबल है, जो जो अलाउड है, वो यहाँ पर बताया जाएगा आपको इस सेक्शन के तहत। फिर सेक्शन 211 में हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक ऑफ एसेट्स। याद आ रहा है आपको? ब्लॉक एसेट हमने कैपिटल गेन में भी कुछ बताया था हमने आपको, कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ रहे थे चैप्टर, तो वहां भी हमने ब्लॉक ऑफ एसेट्स कॉन्सेप्ट बताया था, वो यहाँ एक बार फिर रिपीट हो जाएगा, दोनों में काम आपको फायदा हो जाएगा। फिर सेक्शन 43(1) पढ़ना होगा हम लोग को, जिसमें पढ़ना होगा एक्चुअल कॉस्ट निकाली जाएगी, जो आप बिजनेस में एक्सपेंस कर रहे हैं या कुछ परचेस कर रहे हैं, फिर कॉस्ट क्या होगी। फिर 43(6) कवर करेंगे हम लोग सेक्शन। इस सेक्शन में हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू WDV पता किया जाएगा, एसेट्स का क्या होता है। 40A में बताया जाएगा एक्सपेंसेस डिसअलाउड, ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस है बिजनेस में जो कि यहाँ अलाउड नहीं होगा, डिसअलाउड हो जाएगा। जैसे कोई आपका पर्सनल खर्च किया है, बाहरी खर्च किया है, आउट ऑफ बिजनेस खर्च है, और उसको आपने बिजनेस में डेबिट कर रखा है, उससे क्या करेंगे, उसको आपको अकाउंट से हटाना होगा, डिसअलाउड करना होगा। वैसे कौन कौन से खर्चे आएंगे उसका डिस्कशन इस सेक्शन में बताया गया आपको। फिर आया सेक्शन 43, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 43B अक्सर थ्योरी में भी पूछा जाता है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन, हालांकि इंपॉर्टेंट सभी हैं लेकिन ये कुछ ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए इसको आप। 40B उसमें बताया जाता है डिसअलाउंस ऑफ अनपेड स्टेशनरी लायबिलिटी, यानी कि कुछ सर्टेन आइटम ऐसे होते हैं स्टेशनरी जिसका अगर आप पेमेंट करेंगे तभी जैसे अलाउड होता है, अगर पेमेंट नहीं करेंगे, ड्यू रहेगा, तो अलाउड नहीं होगा, आप अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग है या बिजली बिल आउटस्टैंडिंग है, किराया आउटस्टैंडिंग है, उसको भी हम अकाउंट में ऐड करके डेबिट कर लेते हैं, मतलब एक्सपेंसेस तौर पे अलाउड मेरा हो जाता है। लेकिन ऐसे कुछ आइटम होते हैं जिसको अगर हम जब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे तब तक अलाउड नहीं होगा, एक्रोल बेसिस पर सिस्टम नहीं होता। बाकी सारे एक्सपेंसेस अगर पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग भी है, तो भी आप उसकी अकाउंटिंग में डेबिट कर सकते हैं, अलाउड हो जाता है बिना पेमेंट के भी, पेमेंट चाहे बाद भले हो जाए बकाया है। लेकिन कुछ आइटम रिपीट कर रहे हैं, कुछ ऐसे आइटम ऐसे होंगे जिसको कि जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक अलाउड नहीं होगा, आप पेमेंट करेंगे तभी अलाउड होगा। रूल 60 यहाँ कवर करता है, 5 आइटम में, अभी अंदर चलेंगे तो वहां बताएंगे आपको क्या होता है। फिर आता है उसके सामने आप सेक्शन 43A, उसमें बताया गया है चेंजेस इन रेट ऑफ एक्सचेंज, ये उसमें एक्सचेंज में क्या चेंजिंग, कैसे चेंजिंग आती है वो कवर किया जाएगा। सेक्शन 41 में पढ़ना है डीम प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को हो ना हो उसको प्रॉफिट को मान लिया जाएगा या फिर प्रॉफिट है, कौन कौन चीजें प्रॉफिट मानेंगे अंदर बताएंगे हम लोग। अभी सिर्फ एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं हम लोग रेगुलेटरी, इतना चीज हम लोग को इस चैप्टर में कवर करना है, इतने सेक्शन हमको पढ़ने हैं, फिर वन बाय वन डिटेल में हम करते रहेंगे।
सर बहुत छोटा चैप्टर है ये। हाँ भाई देखने में लग तो रहा है, उन्नति कह रही है सर बहुत कम सेक्शन है, बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है ना, उन्नति ऐसा कह रही है तो मान लेते हैं। फिर कह रहा है 43 CA क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आप करते हैं तो क्या होगा। 43D हमसे कहता है स्पेशल प्रोविजन इन केस ऑफ इनकम ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, PFI। कल हम लोग लॉ में पढ़ रहे थे PFI, आप थे PFI पढ़ रहे थे ना, उनका कैसे होगा सिस्टम। फिर है 44AE, ये क्या कहता है, ये भी क्या है 44AE, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें एग्जाम में आपके थ्योरी पूछी जाती है। 44 भी आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 44AA भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 44AB भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 44AD भी, मतलब ये सब तो सब खास खास सेक्शन है जो कि तुमको मैं मार्क कर दे रहे हैं, ये हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये सेक्शन से बार 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 बार। 44ADA वाले भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सब इंपॉर्टेंट सारे सेक्शन हैं पढ़ना सभी हम लोगों को है, और उसमें भी कुछ खास सेक्शन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं, अक्सर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वहां से, ये सब वो सब सेक्शन है। मतलब इसको और गहराई से पढ़ना होगा। 40 क्या कहता है, 44A क्या कहता है इसमें स्पेशल प्रोजेक्ट बताया गया आपके फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्लेइंग हायरिंग ऑफ लीजिंग गुड्स एंड कैरियर्स, जो लोग कैरियर लगे होंगे बिजनेस में उसके लिए इनकम का अलग से तरीका बताया गया है। और 44 में स्पेशल प्रोविजन दिया गया है रिलेट टू द इंश्योरेंस बिजनेस जो करता है उसके लिए बना है। 44AA में कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी जो किस किस बिजनेसमैन को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जितने अकाउंट लिखा पढ़ी करते हैं लोग ना, तो किसको अकाउंट मेंटेन करना कंपल्सरी है, जरूरी है, और किसको अकाउंट मेंटेन करना जरूरी नहीं भी है, ये बात यहाँ बताएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद 44AB बताया गया कंपल्सरी ऑडिट, यानी अकाउंट से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के बाद इन लोगों को कंपल्सरी होता है अपना अकाउंट्स को CA से ऑडिट कराना, और कुछ लोगों को होता है ऑडिट नहीं भी कराइए, एक लिमिट दी गई है, वो भी डिस्कस करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 44AD में क्या बताया गया, स्पेशल प्रोविजन, क्या देख रहे हो सब सारे सेक्शन क्या लिखा भी इसमें स्पेशल है, स्पेशल प्रोविजन दिया गया है कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस, मतलब प्रीजम्पटिव मतलब होता है प्री एजम करना, एजम्पशन करना, यानी गवर्नमेंट कहती है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं भी करते हैं अगर मत करिए, हमें प्रिज्यूम कर लेंगे, एक एग्जाम्पशन पर एज्यूम कर लेंगे भाई आपके मान लिया प्रॉफिट आपकी 8% है, ठीक है ना, जितना भी आपका सेल होता है टर्नओवर होता है उसका प्रॉफिट 8% है, तो 8% निकाल दीजिए और 8% निकाल के उसको टैक्स जमा कर दीजिए, यानी 8% टैक्स में जमा करिए, 8 जितना भी आपका सेल हुआ उस सेल का 8% निकालो, इसको हम प्रॉफिट मान लेंगे और इस प्रॉफिट पर स्लैब जो भी रेट होगा स्लैब लगा के आप टैक्स जमा कर दीजिए उस 8% प्रॉफिट पर, बाकी कोई एक्सपेंसेस हम नहीं लेस करने देंगे, इसको बोलते हैं प्रेजेंटिव। मत ठीक है आप अकाउंट मेंटेन करिए, अब आप चाहे 8 से कम कमा रहे हो या 8% से, एक एग्जांपल ले रहे हैं, या 8% से अधिक कमा रहे हो, डजंट मैटर, हम क्या लेंगे एक फिक्स रेट फिक्स कर दिया, ये जितना भी सेल करो उसका 8% हम आपकी इनकम मान लेंगे सारा एक्सपेंस घटाने के बाद का, फिर कोई एक्सपेंस लेस नहीं कर देंगे आपको, या मानिए ठीक ठीक, नहीं मानते आइए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करिए, सब लिखा पढ़ी करिए, फिर CA से ऑडिट कराइए, फिर आप 2% दिखाइए इनकम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सब मेंटेन करना पड़ेगा एक्चुअल में, बहुत लोग अवाक नहीं, कौन इतना लफड़ा पाले, कौन अकाउंट मेंटेन करे, अकाउंटेंट रखे, कौन सब कुछ कराए, ऑडिट कराए, चलो हम 8% फ्लैट दे देते हैं, तो उसके लिए स्कीम गवर्नमेंट निकाली है स्पेशल, अभी अंदर जाएंगे और डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर आपका है ये तो 44ADA में क्या है, प्रेजेंटिव टैक्सेशन ऑफ प्रोफेशनल के लिए हो गया, भाई जो बिजनेस वाले होते हैं 44AD लगता है, जो प्रोफेशन वाले होते हैं उनको तो क्या होगा, उनका टर्नओवर क्या है, सेल होता नहीं है, उनका ग्रॉस रिसीव होती है, भाई जो बिजनेस मैंने गुड परचेस सेल कर रहा है उसका टर्नओवर सेल होगा, सेल पर निकाला जाएगा, एज्यूम किया जाएगा एक फिक्स रेट, और जो प्रोफेशन में रहते हैं उनके जो ग्रॉस रिसीव होती है, डॉक्टर है, CA है, एडवोकेट है, प्रोफेशनल है, वो कुछ सेल थोड़ी कर रहे हैं, जो फीस रिसीव कर रहे हैं, टोटल कलेक्शन जो हो रहा है ग्रॉस रिसीव उस पर चार्ज किया जाएगा, अलग से एज्यूम कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद इनकम टैक्स रूल बताया गया आपको, जो उसमें क्या है, फिर उसके बाद सेक्शन में फिर रूल 5 है कंडीशन फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ डेप्रिसिएशन कब मिलेगा, रूल 6 ABBA बताया गया आपको, ABBA में डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में कैसे कैसे फाइल होगा, काम करना होगा, इतनी चीज है, यानी कि हम लोगों को बहुत बड़ा नहीं पढ़ना है, बस छोटा चैप्टर है आपका, छोटे से यही है PG चैप्टर में इतने सेक्शन 48 से लेकर के हम लोगों को 44ADA तक हम लोग कवर करना होगा, बस
इतना कवर कर लेंगे, चैप्टर हमारा ओवरव्यू खत्म हो जाएगा। अब डिटेल में आइए कवर किया जाए, अब से फिर प्रोविजन पढ़ने के बाद फिर न्यूमेरिकल में स्टार्ट किया जाएगा। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ जाए। तो सबसे पहले सामने क्या क्या आ रहा है बताइए जरा, आपको मीनिंग बताया जा रहा है आपके सामने, मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस का क्या मीनिंग होता है और प्रोफेशन का क्या मीनिंग होता है, ये समझ लेते हैं हम लोग। तो आप अच्छे से जानते हैं बिजनेस डिफाइन किया गया है, बिजनेस डिफाइन किसमें किया गया है, ये सेक्शन 213 बताया गया। बिजनेस एनी ट्रेड, कॉमर्स या मैन्युफैक्चर करते हैं, परचेज सेल गुड्स करते हैं, यही ना बिजनेस में आता है भाई। नॉर्मल सी बात है, जानते हैं आप लोग, इसी बात को सेक्शन 213 के तहत बता दिया गया आपको, बिजनेस में माना जाता है। और प्रोफेशन की अगर बात करें तो प्रोफेशन क्या 2 बताया गया, जो डॉक्टर है, सीए हैं, टीचर है, ये सब क्या है प्रोफेशन, अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, इन लोगों को प्रोफेशन दायरे में रखा गया है। तो इस बात है, आप जानते हैं अच्छे से। अब इन लोग का उद्देश्य क्या होता है भाई, प्रॉफिट मोटिव होगा। If the motive of the activity is the pleasure only, it shall not be treated as a business activity। अब आप जो है प्रॉफिट मोटिव तब तो रखेंगे, आप खाली प्लेजर के लिए काम कर रहे हैं तो हुआ नहीं आपका। जहाँ प्रॉफिट होगी वहीं बिजनेस हुआ, वहीं इनकम हुई, इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा। फिर सामने आप क्या रहा है बताया गया आपको, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन, ठीक है ना, और प्रोफेशन सेक्शन 28 पहला सेक्शन में स्टार्ट करते हैं यहाँ से, है ना। 28 से यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है आपका। तो सेक्शन 28 में इज द इनकम विच आर टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ, यानी इस सेक्शन को बताया गया, 28 में बताया जा रहा है आपको कि इस बिजनेस की इनकम को या प्रोफेशनल इनकम को हम इस बिजनेस हेड में हम लोग इस हेडिंग के तहत इस कैटेगरी में हम लोग चार्जेबिलिटी, ये चार्जेबिलिटी सेक्शन है, इस सेक्शन को चार्ज किया जाएगा आपका, ठीक है ना। फिर है पहला बताया इसमें प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम एनी बिजनेस। अब क्या क्या 28 कवर कर रहा है, यानी कि इस प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस हेड में कहाँ सी कैसी कैसी इनकम होगी जो कि सेक्शन 28 में चार्जेबल टैक्सेबल होगा। उसमें पहला पॉइंट बताया गया आपको कि कोई प्रॉफिट एंड गेन ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन सेक्शन 28 में, एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इंक्लूडिंग इनकम एंड स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन शैल बी लाइफ टैक्सेबल अंडर दिस हेड। कोई भी आप बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, तो इस हेड के तहत, पीजीबीपी हेड के तहत आपको सेक्शन 28 में टैक्सेबिलिटी की चार्जेबिलिटी की जाएगी आपकी, ठीक है। सेकंड क्या रहा है, कंपनसेशन, कंपनसेशन टू मैनेजमेंट एजेंसी, एनी कंपनसेशन अदर पेमेंट ड्यू टू रिसीव्ड क्या बाई इन कनेक्शन विद, किसको मिला है, किसको दिया गया है और किस क्यों मिला है। तो मिला आपको एनी पर्सन मैनेजिंग द अफेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी, ठीक है, या फिर एनी पर्सन मैनेजिंग द अफेयर ऑफ एनी कंपनी इन इंडिया, इंडियन कंपनी हो या कोई कंपनी हो इंडिया में हो, बात समझ आ रही है, दोनों में से कहा गया। क्या क्या कनेक्शन इनका होगा, टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, अपॉइंट बदले में उसको अगर मिला हुआ है तो बिजनेस तौर मिला जा रहा है, जिसको कंपनसेशन रिसीव हो रहा है वो भी टैक्सेबिलिटी भी क्या हो रही है, यहीं पर इसी में हेड में होने वाली है, आपको कंपनी से मिला हुआ है। फिर एनी पर्सन, किसी पर्सन को क्या हुआ हो, द वेस्टिंग द गवर्नमेंट और एनी, क्या लिखा, एनी कॉर्पोरेशन ओन्ड या कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस प्रॉपर्टीज कुछ भी आपकी इनकम हो रही है जहाँ पे टैक्सेबिलिटी होने वाली है। फिर कहा एनी पर्सन के द्वारा बाई, और इनकेशन क्या होगा, the termination of the modification of the terms and condition any contract related to the business, यानी बिजनेस संबंधित कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने, कंसेशन करने पर आपको दिया जा रहा है वो भी क्या आपके वो बिजनेस संबंधित है आपका। भाई आपने किसी बिजनेस टर्म से लिया था, वो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपकी कंपनी, आप बिजनेसमैन है, आपने किसी और से कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो बिजनेस डील हुई थी, वो डील कैंसिल हो गई, उसके बदले में उसने क्या, उसकी गलती थी, उसने उसका क्या दिया आपको, कंपनसेशन, मुआवजा दिया, तो आपकी तो इनकम हुई ना। तो ये इनकम आप कहाँ टैक्सेबल कराएंगे, किस रेट में कराएंगे, वही बताया जा रहा है, वो इनकम भी आप इसी है बिजनेस, क्योंकि बिजनेस से कनेक्शन हो रहा है ना, बिजनेस कनेक्टेड वो दे रहा है आपको मुआवजा, आपका शकल लेकर नहीं, चेहरा लेकर नहीं दे रहा है आपको, इसलिए वो क्या होगा, बिजनेस हेड में टैक्सेबिलिटी होने वाली है। जो जो चीज बिजनेस से कनेक्टेड है, बिजनेस एक्टिविटी के थ्रू आपको इनकम होगी, वो सब क्या होगी, बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी, बस पर्पज यही समझने का है। अब समझ में आया, अभी इसका मुंह बंद बताइए क्या बता रहे हैं, अब समझ में आया क्या बता रहे हैं, हमको सब समझ में आ जाता है, हमको सब समझ में आता है क्या है,
देखो लॉ की लैंग्वेज है, एक्ट की भाषा है, डिफिकल्ट रहेगी, तो उसको पढ़ना भी जरूरी है। जब इसको हम पढ़ रहे थे तो सुबह हम हमको ऐसे देख रहे थे क्या कर रहे हैं, लेकिन जब डिस्कस किया, हमने समझाया, तो हाँ हाँ उनका चेहरा खिल गया, तो समझ में आ गया, अब क्लियर हो गया। इसे कहते हैं आया कहीं, तो हम फेस टू फेस जब दिखते हैं, चेहरा दिखता है, तो समझ में आता है कि आप क्या कर रहे हैं, कितना आ रहा है, कितना को नहीं आ रहा है, इससे सामने ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। क्लियर हो गया अच्छी बातों को कि आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या है भाई, क्या है करेक्शन, समझ में आ गया। अब थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट इसमें क्या रहा है, इनकम ऑफ ट्रेड। सभी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं ना, जस कोई है, इनकम ऑफ ट्रेड और इनकम ऑफ ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन सेक्शन 28(3). इनकम ड्राइव बाय अ ट्रेड प्रोफेशनल और एसोसिएशन फ्रॉम रेंडरिंग स्पेसिफिक सर्विसेज टू द मेंबर्स शैल बी टैक्स अंडर दिस हेड। ये भी हो गया, किसी आप प्रोफेशनल थ्रू किसी सर्विस दिया जा रहा है, उसके देख आप इनकम कमाए हुए हैं सर्विस तौर पर, तो आपको आप कहेंगे सर्विस किए हैं, तो क्या वो जो इनकम मिली है आपको, आपको जो भी पैसा रिसीव हुआ, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द सैलरी, उसको आप सैलरी तो कहेंगे नहीं भाई। देखो जो सर्विस सेक्टर में सर्विस कर रहा है सैलरी में दे रहा है, सर्विस करता है सैलरी मिलती है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप भी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हम टीचर हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम टीचिंग की सर्विस दे रहे हैं, तो क्या आप जो पैसा आप जो फीस आपको आपने हमको दिया है, हमें जो मिला है फीस, वो फीस हमारे लिए सैलरी है। आप क्या आपने हमको सैलरी दिया है? नहीं, हमने आपको सर्विस दिया, टीचिंग की सर्विस दिया, अच्छा से पढ़ाया, हमने आपको चीजें बताया, जो फीस आपने हमको दिया वो क्या मेरी सैलरी बनेगी? नहीं। इसकी इनकम, ये जो इनकम मेरी होगी हमारी, इसकी किस हेड में टैक्सेबल देंगे हम? क्या सैलरी में भेजेंगे उसको, हम उसको सैलरी कहेंगे? बिल्कुल नहीं। हम क्या बोलेंगे, हमने सर्विस दिया है, उसको मतलब क्या, ये हमको फीस मिली है, ये प्रोफेशन मेरा हो गया। तो ये भी पीजीबीपी में ये दोनों होता है ना, प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस वाले भी इसी हेड में टैक्सेबिलिटी करते हैं, और प्रोफेशन वालों की टैक्सेबिलिटी भी इसी हेड में होती है। जो सही तरह सर्विस दे रहा है, आप प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं, तो आपकी टैक्सेबिलिटी भी इसी हेड में होगी। क्लियर है बात? अभी समझ में आ गया शुभम? अगला फिर है नोट, डिसीजन है एक्सेप्शन ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ दैट द सरप्लस एंड म्यूचुअल एसोसिएशन कंट्रोल कैन नॉट बी टैक्स। ठीक है, म्यूचुअल होना है आपके हेड, इस हेड में होना है आपको, ठीक है। एक्सपोर्ट इंसेंटिव सेक्शन दिया है 228, इसमें कह रहा है एंड एक्सपोर्ट इंसेंटिव इज फॉर्म ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस और ड्यूटी इंटरनेट पासबुक या कैश असिस्टेंस रिसीव्ड receivable by an exporter under the scheme of the government of India, या duty drawback received receivable for the export department। ये सब क्या है, आप बिजनेस करते हैं, मान लो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं आप, उसके थ्रू आपको इनकम हो रही है या ड्रॉबैक मिला हुआ है, ये सब बिजनेस के एक्टिविटी पार्ट में आ रहा है। इसलिए इसको तो कहने का बस मतलब यही है, घूम फिर करके एक ही बात से निकलता है कि जितने भी एक्टिविटी आपके बिजनेस या प्रोफेशन से होगी, उससे थ्रू आपकी कोई भी इनकम पैसा आता है, इनकम होती है, वो सब किसमें जाएगा? सब टैक्सेबिलिटी होगी इस हेडिंग के तहत, इस हेड के तहत, पीजीबीपी हेड के तहत। कुछ भी हो जाए, कनेक्शन क्या है उसका, बिजनेस से गाड़ी हो रहा है ना, बस ये चेक करना है हमको। फिर क्या है फिर बोला है आपसे यहाँ पर, क्या बोला, फिर अगला पॉइंट कह रहा है परक्यूजिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट। परक्यूजिट होता है सुविधाएं, वेदर converted to money or not arising from the business और प्रोफेशन शैल बी टैक्सेबल। तो सबसे बड़ी बात, मुख्य बात यही है आपका कि जो आपकी सुविधाएं मिली या नॉन कैश कैश जो भी है, एराइजिंग फ्रॉम बिजनेस, वो लिखा ना, एराइजिंग फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, ये लिख रहा है आपका, ध्यान दो। तो बिजनेस या प्रोफेशन से कुछ भी मिला है आपको, तो टैक्सेबिलिटी कहाँ होगी? पीजीबीपी में हेड में होनी है। तो यही सिखा रहा है सेक्शन 28 आपको, ये फाइनली ये बताना चाहता है कि यहाँ से कोई भी इनकम हो रही है, और सब क्या है, टैक्सेबिलिटी किस हेड में? बिजनेस, बिजनेस और प्रोफेशन हेडिंग पीजीबीपी होने वाली है। ये सब चीजें यहाँ पर आती है, चार्जेबिलिटी होती है, ठीक है। चलो फिर क्या बोला, रेम्यूनरेशन ऑफ टू पार्टनर। अब पार्टनर को आपने दिया रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म all limited liability partnership shall be taxable a business income in the hand of the partner to the extent allowed in the hand of the firm। ये भी इसमें हो गया पार्टिसिपेट 40B के तहत, जहाँ भी हो जा रहा है इसमें।
अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल ऑफ अ सर्टेन एग्रीमेंट, आपने किसी से एग्रीमेंट कर रखा है कोई बिजनेस करने का ना करने का, किसी चीज का एग्रीमेंट हुआ है, तो टर्म्स क्या है, कनेक्शन क्या है, बिजनेस का ही है, एक्टिविटी क्या है, बिजनेस प्रोफेशन का ही है, तो टैक्सेबिलिटी भी यहीं पर होने वाली है। ठीक है, उसके बाद ऐसे आप देखिए बहुत सारी बातें हैं, अभी 8 तक पहुंचे हम लोग, शायद 18-20 पॉइंट दिया होगा, देखते हैं। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें 28 भी कहता है एनी सम रिसीव अंडर द की मैन। अब की मैन क्या होता है ये समझ जरूरी है आप लोगों को, समझ में आया की मैन क्या हो गया। की मतलब आप कहेंगे उन्नति करिए सर, की मतलब होता है वो चाबी, और मैन मतलब वो, तो ऐसा आदमी इसमें चाबी लगा है, दिमाग की चाबी खुलेगा क्या वो, चाबी वाला मैन। हाँ, की मैन मतलब क्या, समझो आपको, मेरी बात नहीं जाने रहोगे तो लिखा है की मैन तो ये समझोगे कि उसके पास चाबी रहती है, नहीं। यहाँ आप देखो, की मैन का मतलब होता है ना किसी भी कंपनी में या फर्म में जो सबसे मेन आदमी होता है ना, सबसे मुख्य आदमी होता है, मेन जो बिजनेस लीड कर रहा होता है, जिसके दम पर बिजनेस पूरा चल रहा है, रन हो रहा है, वही उसका की मैन होता है। तो वही बिजनेस पूरा मेन टाइप का आदमी है, वही बिजनेस रन करा रहा है, स्पेसिफिकली सारा डिसीजन उसी चल रहा है, और उसके दम पर बिजनेस आगे बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वही की मैन उस बिजनेस का है। मेन मैन को क्या बोल दिया जाए, की मैन कह दिया जाए, तो समझ लीजिए आप, तो की मैन हो गया आपके लिए, तो आप की मैन बने हुए हैं। और क्या बोल रहा है, एनी सम रिसीव अंडर अ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस ऑन सच पॉलिसी एज पर द टेंडेंटली की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी taken by the person on the life of the another person who is a was on employee an employee of the first mentioned person या any other manner whatever connection with the, कोई मैनर में हो whatsoever connected with the business। सबसे मेन बात थोड़ा सी घूम के आ गई, कहाँ से कनेक्ट है वो, बिजनेस से, जहां बिजनेस से कनेक्ट हुआ चार्जेबिलिटी कहाँ होगी, बिजनेस हेड में होने वाली है, कोई भी इनकम हो रही है कहाँ जाएगी उसके लिए, बिजनेस हेड में होने वाली है उसकी। एंड इंक्लूड द सच पॉलिसी विद द असाइन, कोई पॉलिसी के साथ मिल रहा है सब बिजनेस में जा रहा है, उसकी इवेंट से थ्रू हो रही है। चलो देखिए कंपनी क्या करती है ना, सुन लो, जो कीमैन होता है बिजनेस का, अब उसके पास काम हो रहा है, तो कंपनी उस कीमैन का नहीं इंश्योरेंस करा दिया, प्रीमियम जमा कर दिया कि कल दिन अगर इसको कुछ हो जाएगा तो बिजनेस लॉस हो जाएगा, कौन बिजनेस देखेगा, फाइनेंशियल लॉस होगा। इसलिए जब इनको कुछ हो जाएगा, इस पर्सन कुछ हो जाएगा तो इंश्योरेंस हैवी अमाउंट मिल जाएगा, तो उधर लॉस की भरपाई होगी ना। जो इंश्योरेंस से पैसा मिला, पैसा आया उसकी मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो वो किसी के पास आया, फर्म के पास आया, उसने इंश्योरेंस कराया था उसका, फर्म के पास आ गया, उसकी इनकम हुई, और कनेक्शन क्या था, बिजनेस से संबंधित था, इसलिए क्या हो गया उसकी बिजनेस में टैक्सेबिलिटी करी जाएगी उसकी। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है अगला, 9 पॉइंट बोल रहा है आपका कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट्स, ये वाला हमने आपको सिखाया था जब हम लोग कैपिटल गेन पढ़ रहे थे, कन्वर्जन, या वो उसका हमने गोल्ड का एग्जांपल लिया था ना, याद आ रहा है, वही सिखाया था हमने आपको, जिस समय आप कन्वर्ट करते हैं, आप जिस दिन गोल्ड लिए थे उस गोल्ड को ज्वेलरी में आपने कन्वर्ट किया था बिजनेस करने के लिए, तो जिस दिन कन्वर्ट किए तब तक का कैपिटल गेन माना जाता था, और कन्वर्ट करने के बाद जब सेल करेंगे तब तक का डिफरेंस क्या था, बिजनेस में, क्योंकि वो आपकी बिजनेस बन चुकी है, शोरूम बना लिया आपने, मुझे सिखाया था ना। तो आधा हमने कहा था ना कि टैक्सेबिलिटी तभी होगी जब सेल होगा, और दो जगह होगी, आधा इनकम कहाँ गया कैपिटल गेन में, आधा कहाँ गया, जब तक हमने कन्वर्ट किया एसेट्स को बिजनेस में, स्टॉक बनाया, जो गोल्ड को बिस्किट को आपने ज्वेलरी बनाई, जिस दिन कन्वर्ट किया तो लेने के कन्वर्ट डेट तक का कैपिटल गेन हो जाता है, और जिस दिन कन्वर्ट हो गया ज्वेलरी बन गई, अब आपने लगा दिया सीसीएम शोरूम में लगा दिया, वो बिजनेस हो गया आपका, अब वहां जो इनकम बढ़ेगी वो सब बिजनेस, ये हमने कैपिटल में भी पढ़ चुके थे हम लोग, तो यहाँ रिपीट भी हो गया। और 10th है आपका रिकवरी अगेंस्ट सर्टेन कैपिटल एसेट्स कवर्ड, एनी सम रिसीव और रिसीवेबल इन कैश या काइंड, कैश मिला हो, काइंड रूप में मिला हो, अदर रूप में मिला हो, ऑन अकाउंट ऑफ एनी कैपिटल एसेट्स अदर देन द लैंड और गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बीइंग demolished, destroyed, discarded, or transferred if the whole of the expenditure on the such capacities has been allowed as a deduction 35 AD डिस्कस लेटर, ये बाद में किया जाए, क्या होता है अभी अभी अब चलेंगे हम लोग एडी में, 35 एडी हम लोग पढ़ेंगे, ये खुद कर रहा है अभी, अभी एडी करेंगे हम लोग, तो कोई भी अगर इसके खिलाफ कोई अगेंस्ट रिकवरी होती है, वो भी क्या हो रही है, फायदा हो रही है आपको, इनकम हो रही है आपकी, वो इनकम भी यहाँ पर बिजनेस कनेक्शन में हो रहा है, तो इस टैक्सेबिलिटी यहाँ होने वाली है, 35 एडी आगे पढ़ेंगे हम लोग अभी। अब कुछ चीजें क्या आ गई इसके बाद, कुछ अब सिखाया जा रहा है आपको जनरल पॉइंट्स, कुछ कुछ यहाँ तो 28 में बता दिया गया, 10 पॉइंट आपको, 10 चीजें बताई गई आपको कि ये आपका आइटम 28 के तहत प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस में हेड में टैक्सेबिलिटी होनी है, आप ये कवर हो गया। अब आपके सामने आ रहा है जनरल पॉइंट्स,
कुछ बात पकड़ में आ रही है या सब ऊपर चली जा रही है पीसीपी का? बोलो। अब अच्छे से आ रही है ना? इसे यहाँ पे सेटअप बनाया हमने उसका। कोई भी चीज जब बेसिक से स्टार्ट से उठाया जाता है ना, तो बात समझ में आता है क्या हो रहा है। अब जनरल पॉइंट दिया है, सिखाया गया, पहले इसमें चार्जेबिलिटी बताई गई कि कैसे चार्जेबिलिटी करेंगे। 41 45 51 में इनकम चार्जेबिलिटी हेड ऑफ द पीजीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज shall be subject to the provision of section 152. It is a computer in the accordance with the method of accounting. अब अकाउंटिंग मेथड बताया जाएगा आपका, जिस तरीके से बताया गया है उस सारे रूल्स गाइस भी वगैरह जितने पढ़ने हैं उसके हिसाब से अलाउड है क्या डिसअलाउड है करके इनकम निकलेगा और वही टैक्सेबिलिटी बनेगी 28 में। 28 में बताया गया है 28 में कि यहाँ पर टैक्सेबिलिटी बनेगी, तो अमाउंट निकलेगा कैसे, कैसे कैसे अमाउंट आएगा, वो सब अकाउंटिंग करनी पड़ेगी हमको, अलाउड डिसअलाउड सब करना पड़ेगा हमको, कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। फिर दूसरा बता रहा आपको निगेटिव इनकम क्या होती है। इनकम इंक्लूड्स निगेटिव इनकम दैट इज लॉस। अगर कभी भी इनकम की बात कर रहे हैं इसका मतलब प्रॉफिट लॉस एक साथ बोलते हैं। अगर हमें प्रॉफिट आ रहा है तो क्या बोलते हैं, बनाते हैं प्रॉफिट अकाउंट। लॉस आ रहा है तो बनाते हैं लॉस अकाउंट। नहीं, हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डालते हैं, उसमें प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इंक्लूड लॉस ऑल्सो, प्रॉफिट इंक्लूड लॉस ऑल्सो बताया गया। निगेटिव इनकम हो जाती है। फिर क्या है, नोशनल प्रॉफिट, ये क्या होती है सर, a person cannot do business with himself, hence notional profit is not taxable. There is a proprietor withdraw goods or cost 10,000 personal use and the net value of 12,000, then the profit of 2,000 shall not be taxable. नोशनल प्रॉफिट है, ठीक है ना, ऐसी प्रॉफिट जो रियल में नहीं हो रही है, सिर्फ ऐसे ओनली हो रही है, पर्सनली कुछ करें। तो आपको 10,000 सामान था, आप 12,000 रुपए में डॉल दिखा दिए अपने और में, तो 2,000 प्रॉफिट हो गई थी, आप प्रॉफिट देंगे उसमें, आप कस्टमर तो है नहीं, आप चार्ज कहाँ से करेंगे आपसे। तो ये होती है जो प्रॉफिट रियल नहीं हो पाती है, कस्टमर से नहीं मिल पाती है, सिर्फ ऐसे शो ऑफ कर रहे हैं, वो आपके नोशनल है, नाम मात्र का नोशनल हो गया। तो नाम मात्र नोशनल हो गया ना, नोशनल पर टैक्स नहीं लगता, एक्चुअल पर टैक्स लगता है। एंटीसिपेटेड प्रॉफिट और लॉस, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट ऑफ क्वेश्चन करता है हमसे, विच में नॉट बी अराइज ऑन द फ्यूचर और नॉट कंसिडर फॉर द डिराइविंग द टैक्सेबल इनकम, वही हो गया है, नहीं आने वाला है इसमें। लीगलिटी ऑफ द बिजनेस, there is no difference between the legal or illegal business from income tax point of view. Even income of illegal business shall be taxable. Very good. सबसे अच्छी लाइन दिया इन्होंने। गवर्नमेंट को जब लेना है ना, तो ये लाइन देख रहे हो, ये सबसे बड़ी लाइन है। गवर्नमेंट कहता है इलीगलिटी के बारे में बात कर रहा है। आप लीगल, पहले तो कहता है कि भाई इलीगल बिजनेस करना अलाउड नहीं है, इलीगल कंटेंट भी आप नहीं कर सकते हैं, ये कहता है। लेकिन इनकम टैक्स पर्पस, इनकम टैक्स व्यू से कहा जाए तो आप अगर आपकी इनकम हुई है, अब वो लीगल बिजनेस से हुई है चाहे इलीगल बिजनेस से हुई है, टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स दे दीजिए आप, इनको टैक्स देना है ना। तो लेते बनी कहेंगे कि इलीगल बिजनेस था, तो इलीगल बिजनेस का साफ साफ लिखा हुआ है, इन फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू कहा जाएगा इवन इनकम ऑफ इलीगल बिजनेस शैल बी टैक्सेबल। और इलीगल बिजनेस करके भी आपने कमाया है तो टैक्सेबिलिटी बनेगी, टैक्स जमा कर दीजिए। इलीगल बिजनेस था, उधर आपका केस अदर से केस हो जाएगा, उसकी पेनाल्टी भरिए आप, जो इनकम है उस पर टैक्स दे लिए, अब बाकी जो पैसा बचेगा भी आपका वो तो क्या हो जाएगा, वो तो इलीगल दिखा करके वो सब गवर्नमेंट जब्त कर लेगी ऑलरेडी, तो आपको कुछ नहीं बचेगा आपके पास। तो उनको टैक्स पहले चाहिए, पहले लेंगे पूरा लेंगे, लीगल लेंगे इलीगल है सब ले लेंगे आप, ठीक है ना। इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू मतलब यही है कि आप इलीगल बिजनेस का भी टैक्सेबिलिटी वो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। फिर है का ये कंपाइलेशन ऑफ इनकम ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, क्या होता है कंपाइलेशन इन लोगों का, इनका बोला है इफ आ गया, इफ एन असेसी कैरीज ऑन सेवरल बिजनेस और प्रोफेशन देन द इनकम फ्रॉम ऑल बिजनेस और प्रोफेशन शैल बी मर्ज टुगेदर। आप एक ही आदमी 4 बिजनेस करता है, 4 फर्म को रखा हुआ है एक ही नाम से, 4 चला रहा है, तो क्या एक ही टैक्स जमा करेगा, बाकी उसको माफ हो जाएगा? कभी नहीं, उसका सारे बिजनेस का इनकम मर्ज करके एक टैक्स दिया जाएगा, 4 साल नहीं बनेगा। फिर स्लैब में जब उसको फायदा हो जाता तो स्लैब बनाने के लिए एक ही इनकम मर्ज करेंगे, एक इनकम मान करके उसको टैक्सेबिलिटी चार्ज की जाएगी उसकी, ठीक है। ठीक, क्या बोल रहा है, बिजनेस और प्रोफेशन मस्ट बी कैरिड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्या आप समझ रहे हैं, हर साल टैक्सेबिलिटी होती है, तो बिजनेस करेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर, जो तक कहते हैं आपको प्रीवियस ईयर से बिजनेस करेंगे तो उसके अगले असेसमेंट में टैक्सेबिलिटी होगी, ये सीखे हम लोग। उसके बाद कह रहा है, अब आई बात एक्सेप्शन, हाउ इन द फॉलोइंग केसेस इनकम में बी चार्ज्ड, क्या चार्ज करने कह रहा है, देखिए 1 मिनट इसको, 1 मिनट